हेलो। ओके, हम लोग बात कर रहे थे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें टोटल मिला के 5 पॉइंट्स हमको डिस्कस करने थे। 5 पॉइंट्स में से फर्स्ट हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था कि फॉर्मेट क्या होगा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बोला कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन और एक होता है फॉर डिले पेमेंट। जैसे मान लो कि बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 21, मतलब कंपनी का जो लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी का जो लिक्विडेशन है वो कब है? कंपनी का लिक्विडेशन 31 मार्च 21 को है और यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको डिबेंचर्स गिवन है जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख और उसके साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गिवन है 10,000। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है। ठीक है, अब जब लिक्विडेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा बताओ? जब लिक्विडेशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे एसेट्स रियलाइज होगी, फिर उसमें से लायबिलिटीज़ का क्या होगा? पेमेंट होगा। तो लायबिलिटीज़ के पेमेंट का भी लीगल ऑर्डर है। सबसे पहले लीगल एक्सपेंस, फिर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद नंबर किसका आता है? डिबेंचर होल्डर्स का। अब मान लो डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट हो रहा है, तो डिबेंचर होल्डर्स का नंबर कब आया पेमेंट में? डिबेंचर होल्डर्स का वेट, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट में नंबर आया 30 जून 21 को। तो इस केस में 31 मार्च से लेके पेमेंट डेट 30 जून, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिले। कि आपने पेमेंट में क्या किया? डिले किया। तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन जो इंटरेस्ट है उसका ट्रीटमेंट अलग है और फॉर डिले इंटरेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला कि अगर डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और वो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है, तो आपको क्या करना है इस केस में? इट इज पेएबल whether company is solvent और इंसॉल्वेंट। मतलब कंपनी सॉल्वेंट है तो देना ही है और कंपनी इंसॉल्वेंट है तो भी देना है। मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी जैसे लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको पता हो, तो जैसे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाए, इधर एसेट रियलाइज हो गया, तो पहले सबसे पहले क्या होता है? लीगल एक्सपेंस का पेमेंट होता है, फिर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का, फिर उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, फिर उसके बाद में डिबेंचर होल्डर। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स में डिबेंचर जो फेस वैल्यू और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, कौन से? अनसिक्योर्ड। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आता है। तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पेमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कंपनी क्या है? सॉल्वेंट है। और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसा शॉर्ट पड़ गया, इसका मतलब कंपनी क्या है? इंसॉल्वेंट है। तो डिबेंचर होल्डर्स को तो पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले ही हो जाता है ना। मतलब ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे सरप्लस बचा हुआ है, यहाँ तक पेमेंट करने के बाद सरप्लस बचा हुआ है 50,000 का। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले, इन्वॉल्व रहो, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले सरप्लस अवेलेबल कितना है? 50,000। अब मान लो तुम्हारे डिबेंचर्स कितने? 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर है और उन पे अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन 5,000 का इंटरेस्ट बाकी है। मतलब 35,000 का पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितने बच रहे हैं? 15,000। और मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 25,000 के। समझ में आया? एसेट्स में से इन सबको पेमेंट करने के बाद 50,000 बचा हुआ है। अब इस 50,000 में से आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स में अगर मैं पेमेंट करूंगा तो डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे? डिबेंचर्स को। ठीक है साहब,
उनका इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन कितना है, 5,000 बाकी है जो दिया नहीं। तो अगर मैं 35,000 डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दूं तो अब मेरे पास 15 बचा और मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, 25। इसका मतलब कंपनी इनसॉल्वेंट है। कंपनी क्या है, इनसॉल्वेंट है। तो अगर इनसॉल्वेंट भी है मतलब क्रेडिटर्स के लिए अगर अमाउंट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट सफिशिएंट नहीं भी है ना, तो भी यहाँ पेमेंट करते समय अगर पैसा है तो मैं डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करूँगा। तो कंपनीज एक्ट में क्या स्पेसिफाइड है, कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अगर अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है तो इट इज पेबल, वेदर द कंपनी इज सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। वो अगर पैसा है डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए तो ये देखने की जरूरत नहीं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट होगा या नहीं होगा, तो आपको अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन तो जायज इंटरेस्ट बनता है उनको देना ही पड़ेगा। और यहाँ क्या बोला, फॉर डिले पेमेंट। डिले पेमेंट मतलब मेरे एग्जाम्पल में लिक्विडेशन कब हुआ, मेरे एग्जाम्पल में लिक्विडेशन कब हुआ, 31 मार्च, और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब हो रहा है, 30 जून। तो अप्रैल में जून 3 मंथ का इंटरेस्ट डिले है, और ये जो 3 मंथ का इंटरेस्ट है ना, इट इज पेएबल इफ कंपनी इज सॉल्वेंट। तो ये तो क्या है, कंपनी इनसॉल्वेंट है तो भी देना पड़ेगा। मतलब कंडीशन ये कि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है, तो मैं अप टू द डेट ऑफ इंटरेस्ट, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन जो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट बन रहा है ना वो दे दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा है या नहीं है। बट ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से दोगे। मतलब अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन इंटरेस्ट देने की कंडीशन क्या है कि कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए पैसा है तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसा है या नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में क्या स्पेसिफाइड किया कि अगर डिबेंचर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है तो डिबेंचर होल्डर्स के साथ ही पेमेंट कर दो। अगर पैसा है तो इट डजेंट मैटर कि कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, देना ही पड़ेगा। पर डिले इंटरेस्ट मतलब 31 मार्च के बाद 30 जून, 31 मार्च से 30 जून, ये 3 महीने का जो मेरे एग्जाम्पल में डिले इंटरेस्ट आ रहा था वो तभी पेबल है जब कंपनी क्या होगी, कंपनी उस केस में ही पेमेंट करेगी जो डिले इंटरेस्ट, जब कंपनी क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। तो जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हो ना, सुनना, आप जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हो तो पहले आप क्या करो, डिबेंचर की फेस वैल्यू का पेमेंट कर दो, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन का भी पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के आप क्या करो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करो। और अगर इनको पेमेंट हो जाता है, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद पैसा बचता है तो मैं बोलूंगा कंपनी सॉल्वेंट है। फिर वापस यहां पे जाके क्या करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट आप दे दो। और या फिर क्या करना है, प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो यहां तक आप पेमेंट करके देख लो कैलकुलेटर पे कि कितना पैसा बच रहा है। तो मान लो आपके पास बच रहा है 50,000 और तुम्हारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के ही हैं, तो इसका मतलब मुझे साफ दिख रहा है कि मैं डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर और अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद मेरे पास 50,000 बच रहा है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, 30,000। इसका मतलब कंपनी सॉल्वेंट है। तो मैं यहाँ पे उस केस में क्या कर सकता हूँ, डिले इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर सकता हूँ। समझ में आया। तो कंपनीज एक्ट में क्या स्पेसिफाइड है, प्रोविजन क्या है कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो कंपनी इंसॉल्वेंट भी है तो ये देना पड़ेगा अगर कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पेमेंट करने के लिए है तो। और एक होता है डिले इंटरेस्ट, वो कंपनी तभी देगी जब सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट तभी कहलाती है जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक, शेयर होल्डर्स से पहले
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का सबका पेमेंट कर देती है, तो हम बोलते हैं कि कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। तो देखो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट के प्रोविजन की बात करूं, देखो यहाँ नोट से देख सकते हैं रूल्स रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बोला अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन और एक क्या है फॉर डिले पीरियड। डिले पीरियड मतलब लिक्विडेशन डेट से पेमेंट डेट तक। तो क्या बोला, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन पेड वेदर द कंपनी इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, चाहे कंपनी सॉल्वेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट है, देना ही है। और ये जो डिले इंटरेस्ट है ना, पेबल इफ कंपनी इज सॉल्वेंट, पेबल इफ कंपनी इज सॉल्वेंट, अगर कंपनी है, पेबल ओनली इफ कंपनी इज सॉल्वेंट, पेबल ओनली इफ कंपनी इज सॉल्वेंट, अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो। समझ में आया? तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट था किसके रिगार्डिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो क्या बोला मैंने, कंपनी का अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो लिक्विडेशन पे पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो पहला क्या बोला, फर्स्ट क्या बोला, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन डेट तक, लिक्विडेशन डेट तक अगर कोई डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, देना पड़ेगा, पैसा है तो। और डिले इंटरेस्ट तभी देंगे जब कंपनी सॉल्वेंट है, और कंपनी सॉल्वेंट तभी मानी जाएगी जब उनके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक सबको पेमेंट हो रहा होगा, तो कंपनी सॉल्वेंट मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक और प्रोविजन, थ्योरेटिकल प्रोविजन है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड का पेमेंट जो है वो किसके साथ होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल के साथ होता है। तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करवाने के बाद, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कराने के बाद जब हम लोग पेमेंट कराते हैं ना, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट होता है। तो अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात करूं, तो इफ डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, मतलब डिक्लेयर तो हो गया पर पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आपको बैलेंस शीट में क्या होगा पता है, लायबिलिटीज साइड में दिखेगा। बैलेंस शीट में यहाँ पे तुमको लायबिलिटीज साइड में दिखेगा ऐसा, प्रेफरेंस डिविडेंड की तरह एज ए लायबिलिटीज। तो इफ डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, मतलब कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया पर क्या हुआ, पेमेंट नहीं किया, तो इट इज पेएबल विथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका जो पेमेंट है वो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ होना ही है। और इफ नॉट डिक्लेयर्ड, इफ नॉट डिक्लेयर्ड मतलब इन अरियर है, अभी तक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, क्यूमुलेटिव है। किसकी बात कर रहा हूं पता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कब होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट, खोपड़े में खोलो, पेमेंट साइड में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब पेमेंट करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होता है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी पर पेमेंट नहीं हुआ तो कैपिटल के साथ पेमेंट होगा ही होगा। और अगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, नॉट डिक्लेयर, और आपके प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होते हैं। अब सोचो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे क्या बोलते हैं कि अगर लास्ट ईयर्स में कभी डिविडेंड पेमेंट नहीं किया तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आपके प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हैं और अभी तक उन पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट किस नंबर पे होगा, किस सीक्वेंस में होगा, किसके बाद होगा, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में, सुनना ढंग से, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रायोरिटी है,
अगर आर्टिकल्स में ऐसा स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रायोरिटी है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जो इन एरियर्स है उनका पेमेंट होगा, फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और सेकंड, अगर आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन है कि कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस है, ढंग से सुनो, और अगर आर्टिकल में ऐसा स्पेसिफाइड है कैसा कि कैपिटल, सुन रहे हो, अगर आर्टिकल्स में ऐसा स्पेसिफाइड है कि कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस है और डिविडेंड को डिविडेंड पे प्रेफरेंस है, तो क्या होगा? अगर आर्टिकल में स्पेसिफाइड है, क्या स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, तो सीक्वेंस क्या रहेगा पता है? पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर आर्टिकल्स में ऐसा स्पेसिफाइड है कि आर्टिकल में क्या क्या स्पेसिफाइड है? कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस है, कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल have preference on equity share capital and preference share dividend have preference over equity dividend। अगर आर्टिकल में ऐसा स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो इन एरियर्स है उनका, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा। और अगर क्वेश्चन बोलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैव प्रेफरेंस ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हैव प्रेफरेंस ऑन इक्विटी डिविडेंड, तो क्या होगा पता है? पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट होगा, और फिर अगर बचेगा तो वापस वो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं आया ना? इजी है। देखो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का लिक्विडेशन के वक्त क्या ट्रीटमेंट है? अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड है तो एज ए डेट्स पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो फिर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ ही प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या होगा? पेमेंट हो जाएगा। पर अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स है, अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया, और हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करने के बाद मेरे पास सरप्लस बच रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में, तो लास्ट जितने भी ईयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया वो देना पड़ेगा अगर पैसा है तो। अब वो पेमेंट किसके बाद होगा? किसका? प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट किसके बाद होगा? डिपेंड करता है कि आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन है। तो अगर आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, तो सीक्वेंस क्या आएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा, फिर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल हैव प्रेफरेंस ओवर कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस और डिविडेंड को डिविडेंड पे प्रेफरेंस है, तो फिर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, फिर अगर पैसा बचेगा, अमाउंट बचेगा सरप्लस, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा, फिर अगर वो देने के बाद बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो आप अगर ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो ये नोट डालना है, मतलब तूने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट करवाने के बाद इक्विटी को पेमेंट करवाया, तो आप ये नोट डाल दो कि इट इज एज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। और अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो आपको नोट डालना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट there is a preference on there is a preference of आपको अगर ऐसा अगर पेमेंट्स ले रहे हो, कौन सा? कि पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बचा तो प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैव ओनली प्रेफरेंस ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी डिविडेंड। तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा पेमेंट करके नोट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके भी नोट डाल सकते हो। तो नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं,
कहाँ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड। रूल्स रिगार्डिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की अगर बात करें तो देखो क्या है, डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, तो ऐसा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। पेएबल एज डेट्स, पेएबल एज डेट, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ में क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। नॉट डिक्लेयर, अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया तो बैलेंस शीट में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा होगा, बैलेंस शीट के नीचे दिखेगा वो, फिर इन एरियर्स में, फुट नोट में, ये ऐसा देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखेगा, फिर वो ऐसा बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, वो यहाँ दिखेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर्स। तो क्या करना है, पेमेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिपेंड्स ऑन प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल। तो आर्टिकल में क्या प्रोविजन हो सकता है, इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ हैव प्रायोरिटी ऑन इक्विटी कैपिटल। तो पेमेंट का सीक्वेंस क्या आएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जो इन एरियर्स है वो, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ही इक्विटी कैपिटल पे प्रायोरिटी है, और मतलब कैपिटल को कैपिटल पे प्रायोरिटी और डिविडेंड को डिविडेंड पे। तो फिर सीक्वेंस क्या आएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट, फिर पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो अभी तक नहीं दिया वो देने के बाद भी पैसा बचेगा, तो फिर बैलेंस किस में बचेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। बाय डिफॉल्ट यूज फर्स्ट अप्रोच विद अप्रोप्रिएट एजम्पशन, आप फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? तो मैंने आपको बोला था इजी है, क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ में आ जाएगा कि क्या बात करें। तो मैंने आपको बोला था कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में 5 चीज़ें हमको पढ़नी है। फर्स्ट क्या था, फॉर्मेट, ठीक है। सेकंड क्या था, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। थर्ड क्या था, थर्ड था डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। फोर्थ था प्रेफरेंस डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे रिफंड करना है या कैसे कॉल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में कैसे रिफंड करना और कैसे कॉल करना है। अब समझो, हम लोग जब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट क्या है, सोचो मेरे साथ। जब मैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता हूं तो ठीक है, इधर कैश बैंक हो गया, अच्छा चलो ठीक है, इधर टोटल एसेट्स आ गया आपका। 3 पार्ट है, कैश बैंक, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर। पेमेंट साइड में बताओ, सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंसेस का, फिर पेमेंट होता है लिक्विडेटर रेमुनरेशन का, फिर पेमेंट होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस का। ये तीनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हारा वही लीगल ऑर्डर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुके हैं, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट होता है। फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर में फेस वैल्यू और इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। फिर उसके बाद पेमेंट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, ठीक है। फिर पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किस किस का होता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब मान लो इन सबको पेमेंट करने के बाद आपके पास 50,000 बचा हुआ है, मेरे पास जो भी एसेट्स थी उसमें से इन सबको पेमेंट कर दिया मैंने। अब मेरे पास 50,000 क्या कर रहा है, बच रहा है, तो ये 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं उस केस में अगर रिफंड पर शेयर निकालना चाहूँ, रिफंड पर शेयर निकालना चाहूँ, क्यों रिफंड कर रहे हैं, सारी एसेट्स रियलाइज करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक पेमेंट करने के बाद मेरे पास 50,000 बच गया। ये 50,000 मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड करना है, वापस देना है। तो मैं अगर रिफंड पर शेयर निकालना चाहूँ तो बहुत इजी है। 50,000 का जो सरप्लस बच रहा है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, 50,000 का जो सरप्लस बच रहा है उसको डिवाइड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, बस हो गया। और अगर मान लो मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद 90,000 बच रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पेमेंट कर दिया, अब लिक्विडेटर के पास कितना बचा हुआ है, सोचो सोचो कितना बचा हुआ है, 90,000। अब मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है
और उस पे डिविडेंड 10,000 का बाकी है। सोचना ज़रूरी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद कितना बचा हुआ है? मेरे हाथ में 90,000 है। 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड कितना है? 10,000 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20,000 की डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है। तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल करूंगा अगर इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप हैं तो। पर मेरे तो इक्विटी शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है। अगर मेरे इक्विटी शेयर, देखो रिफंड तो बनता ही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल का रिफंड नहीं करेंगे। जितना भी तुम्हारे पास सरप्लस बचा हुआ है, चाहे वो इक्विटी कैपिटल से कम हो चाहे ज़्यादा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो अगर मुझे रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है। सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो पर शेयर कितना देना वो आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टेज है। अपने आप को लिक्विडेटर समझो। तुम्हारी जेब में, तुम्हारे हैंड में 90,000 अवेलेबल है और सामने प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े हुए, उनकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख और डिविडेंड बाकी 10,000, तो 110 देना है। तो 90 तो मेरे पास एज ए लिक्विडेटर है ही है। अब मैं 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर से लेके फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दूं, पर उसके लिए ज़रूरी है ना कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर पार्टली पेड अप हो। और अगर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर फुली पेड अप है, मतलब उनसे तो पैसा आएगा नहीं, तो मैं फाइनली इनको 110 के बजाय कितना दूंगा? 90,000। और अगर मेरे इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप हैं तो मैं क्या करूंगा पता है? डेफिशिएंसी जितनी भी है, कमी जितनी भी है, उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे कॉल पर शेयर कितना करना है। तो कॉल पर शेयर आ जाएगा। इजी है ना? रिफंड तो इन एनी हाउ कभी भी करना ही है। कॉल इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा तो कॉल तभी कर सकते हो ना, पैसा तो तभी मंगा सकते हो जब इक्विटी शेयर क्या हो? पार्टली पेड अप हो। तो फुली पेड अप है तो बात ही खत्म हो गई, मंगा ही नहीं सकते। तो अगर मैं सिंपली बोलूं कि रिफंड पर शेयर अगर आपको बोला जाए कि रिफंड पर शेयर कैसे निकालोगे? रिफंड पर इक्विटी शेयर। चलो तो क्या करना है? सरप्लस बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अगर मैं बोलूं कि कॉल पर शेयर कितना है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टली पेड शेयर हो। तो पार्टली पेड शेयर्स हैं तो कॉल पर शेयर कैसे करोगे? तो उस केस में मैं बोलूंगा डेफिशिएंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये तो कंडीशनल है ना, तभी कर पाओगे जब आपके इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप हो। तो बहुत इजी है। रिफंड पर शेयर निकालना है तो सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। और अगर कॉल पर शेयर निकालना है, अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो डेफिशिएंसी, जितनी कमी है, डेफिशिएंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना कि कितना अमाउंट अपने को पर शेयर कॉल करना है। वेट, हाँ जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिफंड पर शेयर या कॉल पर शेयर निकालना है तो जितना अभी तक मैंने बोला, रिफंड पर शेयर करना है तो क्या करोगे? सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अगर कॉल कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा कॉल करना है, तो डेफिशिएंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो शेयर पार्टली पेड अप होंगे तो कॉल हो जाएगा। अब मेरी बात ढंग से सुनो, ऐसा तभी कर सकते हो जब आपकी बैलेंस शीट में एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर हो। अगर आपकी बैलेंस शीट में एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक ही तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो बहुत इजी है, सरप्लस या डेफिशिएंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब अगर मैं बोलूं कि कॉल और रिफंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं आपको बोलूं कि इफ ओनली वन कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आपके पास क्या है, सिर्फ वन कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है, तो मैं बोलूँगा कि आप क्या करो,
सरप्लस या जो भी डेफिशिएंसी है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पर शेयर रिफंड या कॉल होने वाला है। समझ में आया? पर अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी है, मोर देन वन कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर, एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है, तो ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। सर कैसे होता है वन कैटेगरी? देखो, अगर मान लो ये नॉर्मल बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप। 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप। 5000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 6 रुपीज़ पेड अप है, मतलब आप इन पे शॉर्टेज होने पे, डेफिशिएंसी होने पे 4 रुपीज़ पर शेयर तक कॉल कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि ये एक ही कैटेगरी है। अच्छा सर, मोर देन वन कैटेगरी क्या होता है? देखो, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप, और एक और लिखा हुआ है 10,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप, तो एक तो 5000 शेयर 10 रुपये वाले 6 पेड अप है, और एक 10,000 इक्विटी शेयर फुली पेड अप है जिन्होंने 10 रुपये कंपनी को दे रखा। तो मैं बोलूँगा यहाँ एक से ज़्यादा कैटेगरी हो गया। तो क्वेश्चन में कॉल या रिफंड कैसे, कॉल या रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि वन कैटेगरी है या मोर देन वन कैटेगरी है। अगर एक ही कैटेगरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट में एक ही कैटेगरी है तो सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी बच रही डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, पर शेयर रिफंड या कॉल आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी है तो कॉल एंड रिफंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। अब जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर ये अपना बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप, और एक लिखा हुआ है 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप। तो ये तो ये पेड अप 20 है और ये 3000 शेयर है जिनका फेस वैल्यू 10 है पर 6 ही पेड अप है। इसका मतलब ये पेड अप कितना है? 18 है। अब अगर मैं आपको बोलूं सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 50,000 रुपये है। मतलब सारी एसेट सेल आउट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास 50,000 बचा हुआ है। अब ये 50,000 रुपये को दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक ही कैटेगरी की कैपिटल होती ना, मान लो कि ये नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 50,000 डिवाइड बाय 2000 कर देते। अरे समझे क्या? और अगर मान लो ये नहीं होते तो मैं क्या करता? 50,000 डिवाइड बाय 3000 करता। इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, पार्टली पेड अप या फुली पेड अप, सरप्लस है तो देना ही है। समझ में आ रहा है? तो अगर एक ही कैटेगरी होती तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सरप्लस डेफिशिएंसी जो भी उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, पर शेयर रिफंड कॉल आ जाएगा। पर लफड़ा क्या है? अब लॉजिकली समझो, क्या लॉजिकल प्रॉब्लम है।
हम्म, देखो तुम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, देखो एक बार। हाँ जी, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलो ऐसे ही समझ लो। हाँ जी, चलो ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप है। 2000 इक्विटी शेयर 10 है, फुली पेड अप है। इन्होंने कंपनी को 10 रुपए का क्या किया, पेमेंट किया है। इन्होंने कंपनी को 10 रुपए दिए, जबकि ये 3000 इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने कंपनी को कितना दिया, सिर्फ 6 ही दिया है। तो अपन ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना बेटा। 50,000 डिवाइड बाय 2000 प्लस 3000, तो ऐसा करोगे तो 10 रुपये पर शेयर रिफंड आएगा। अब सोचो, फर्स्ट कैटेगरी वालों ने 10 रुपये कंपनी को दिए और सेकंड कैटेगरी वालों ने 6 रुपये दिए, और तुम इनको रिफंड, अगर तुम इनको रिफंड 10 और 10 करोगे, इसका मतलब क्या हो पता है? ए कैटेगरी वालों को तो कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं हुआ, उन्होंने कंपनी को 10 दिया और कंपनी ने वापस 10 दे दिया। पर बी कैटेगरी वालों ने दिए 6 कंपनी को और कंपनी उनको 10 दे रही है, इसका मतलब 4 रुपये का इनको तो प्रॉफिट हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो गलत है। तो अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है, इसका मतलब क्या है? या तो उनका पेड अप अमाउंट अलग अलग है या उनकी फेस वैल्यू अलग अलग है। तो डिफरेंट कैटेगरी होने के लिए क्या चाहिए? डिफरेंट कैटेगरी होने के लिए क्या, कब डिफरेंट कैटेगरी होती है? कब डिफरेंट कैटेगरी हम लोग बोलते हैं? या तो क्या, पेड अप अमाउंट अलग अलग है या फेस वैल्यू अलग अलग है, तो मैं बोलता हूं कि वो डिफरेंट कैटेगरी है। तो या तो पेड अप अमाउंट अलग अलग होना चाहिए या फेस वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो अब आप मुझे लॉजिकली बताओ कि हम लोग पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हो सबको एक जैसा हो। तो सिस्टम सीधा सा है, देखो यार, कि हम लोग क्या चाहते हैं कि ये बराबर हो जाए। बहुत लॉजिकली ढंग से समझना, बराबर हो जाए। तो मैंने क्या बोला, 2000 शेयर्स ऐसा है जिन्होंने 10 रुपये पेमेंट किया और 3000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 6 पेमेंट किया। तो मेरा टारगेट ये है कि पेमेंट ऐसे किया जाए कि बराबर हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि पहले इस 50,000 में से ए कैटेगरी के इक्विटी शेयर होल्डर को 2000 इंटू 4, फर्स्ट कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स ने सेकंड कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स से क्या 4 रुपये तो ज़्यादा पेमेंट कर रखा है ना। तो अपने पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या करूं, 50,000 में से 2000 इंटू 4 मतलब 8,000 पहले ए कैटेगरी को दे दूं। तो जैसे ही तुम यहाँ पे 4 रुपीज़ पर शेयर रिटर्न करोगे तो ये 6 पेड अप हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। अब आप 42,000 जो बच रहा है उसको डिवाइड किस में कर सकते हो? अब जो 42,000 बच रहा है उसको डिवाइड किस में कर सकते हैं? 5,000 में। तो 42,000 डिवाइड बाय मैं किस में कर सकता हूँ? 5,000 शेयर्स में। तो इस केस में 8.4 का रिफंड आ रहा है। तो अब जिसको समझ में आया वो बताओ। ए कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को पहले 4 दिया और फिर 8.4 दिया, इसका मतलब उनको पर शेयर रिफंड कितना हुआ?
12.4 और उन्होंने कंपनी को पेमेंट कितना किया था? उन्होंने कंपनी को पेमेंट किया था 10। सेकंड कैटेगरी को पहली बार में तो कुछ नहीं दिया, सेकंड बार में 8.4 दिया, तो उनको पेमेंट कितना हुआ? 8.4। और इन्होंने कंपनी को कितना दिख रखा है? 6। जिसकी अक्ल काम कर रही है देखो, ए कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को भी 2 पॉइंट पर शेयर ज़्यादा मिला और बी कैटेगरी के शेयर होल्डर को भी 2.4 ज़्यादा मिला। तो सीधा सिस्टम क्या है, कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब या तो पेड अप अमाउंट अलग अलग है या फेस वैल्यू अमाउंट अलग अलग है, तो कोशिश करो कि वो किसी किसी तरह से क्या हो, इक्वल आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि जिसका पेड अप वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले पेमेंट कर दो, उतना जितना कि वो दूसरों के बराबर आ जाए। तो जैसे अपन ने बोला ये 6 पेड अप है, ये 10 पेड अप है, ये 6 पेड अप है, तो मैंने बोला इनको बराबर लाने के लिए आप इनको पहले 4 पेड अप 4 पहले इनको दे दो। जैसे ही 4 दोगे 6 पेड अप हो जाएंगे, तो फिर ये इक्वल हो गए, फिर सारा पैसा जो बचे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर ये टेक्निक हर जगह काम नहीं आ पाएगी। ये जो टेक्निक मैंने बोला ना कि जिसका पेड अप कैपिटल ज़्यादा है, एक्सेस है, तो वो एक्सेस पहले दे दो, तो वो जो टेक्निक है ना वो हर जगह काम नहीं आ पाएगी। अब मैं मान लो इस केस में बोल देता कि सरप्लस अवेलेबल सिर्फ 5,000 ही है, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराने के बाद सरप्लस है, पर सरप्लस कितना है? सिर्फ 5,000 है। अब लिक्विडेटर की जेब में 5,000 है, तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते ना कि इनको 4 रुपये पहले दे दो। अब इनको 4 रुपीज़ पहले पेमेंट करें तो 2,000 इंटू 4 पेमेंट करने के लिए 2,000 इंटू 4 पेमेंट करने के लिए 8,000 चाहिए, तो 8,000 तो है ही नहीं हमारे पास, देंगे कैसे? तो ये एक तरीका है, पर ये तरीका स्टैंडर्ड नहीं है। क्या तरीका मैंने बताया, देखो ये 2 कैटेगरी है, मैंने इसको ए कैटेगरी दे दिया, इसको बी कैटेगरी दे दिया। ए कैटेगरी को बी कैटेगरी के बराबर लाना है, इक्वलेंट करना है। तो मैंने एक तरीका तो ये कि जिसने ज़्यादा पेमेंट कर रखा है उसको आप क्या करो, फर्स्ट पेमेंट कर दो। पर वो तभी कर पाओगे ना, उतना ही फर्स्ट पेमेंट करना है कि दूसरी कैटेगरी के बराबर आ जाए, मतलब 4 रुपीज़ पर शेयर, पर वो तभी कर पाओगे या उसी कंडीशन में अप्लाई कर पाओगे ना जब आपके पास इतना सरप्लस हो कि फर्स्ट कैटेगरी को एक्सेस पेड अप अमाउंट पेमेंट हो जाए। इसीलिए ये जो है ना, ये कंडीशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर सर और क्या कंडीशन है? मैं आपको ऐसा मेथड बताता हूँ जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल है। तो मेरे केस में मैंने बोला सरप्लस 50,000 का है, ठीक है। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो बराबर करने का एक तरीका तो ये कि इनको 4 रुपये रिफंड कर दो, तो ये भी 6 पेड अप रह जाएंगे। तो एक तरीका ये भी तो है ना कि इनसे आप क्या करो, इनसे आप 4 रुपीज़ कॉल कर लो। तो मेरे पास पैसा कितना भी हो, तो मैं अगर इनसे 4 रुपीज़ कॉल कर लूँ तो क्या होगा बताओ? जैसे ही 6 रुपये तो है ही है, 4 जैसे ही कॉल करोगे ना, ये भी क्या होंगे, 10 पेड अप हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा अगर अपन कॉल करें, तो मैं क्या बोलूँगा, सरप्लस ऑलरेडी 50,000 है, फिर तुम क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, पैसा और मंगा रहे हो। जिसको समझ में आ रहा है सोचो, 3,000 शेयर्स पे अगर आप 4 रुपीज़ और कॉल करोगे तो 12,000 लिक्विडेटर की जेब में और आ गए। तो नाउ वी कैन से 62,000 अवेलेबल फॉर 5,000 शेयर्स, क्योंकि अब सब बराबर हो गए। तो अब मैं रिफंड पर शेयर निकाल सकता हूँ। रिफंड अब सब एक ही कैटेगरी होगी ना, अब तुम डिफरेंट कैटेगरी है तो यार या तो रिफंड करके बराबर करो या कॉल करके बराबर करो। तो रिफंड करके बराबर करने में प्रॉब्लम क्या है कि वो टेक्निक सिर्फ तभी फॉलो कर पाओगे जब आपके पास इतना पैसा हो कि एक्सेस पेड अप रिफंड कर पाए, जबकि कॉल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आप क्या करो, जो कम पेड अप वाले अमाउंट हैं, जो कम पेड अप वाले शेयर्स हैं, उन पे आप पहले कॉल कर लो। कॉल करते ही क्या होगा, पैसा जैसे ही कॉल करोगे, कॉल करते ही सरप्लस बढ़ जाएगा। तो 50,000 तो पहले ही था लिक्विडेटर के पास। अब इन दोनों कैटेगरी को बराबर करने के लिए क्या बोला अपन ने कि आप इन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए आप इन पे 4 और कॉल कर लो। तो मैंने क्या किया, लिक्विडेटर ने 3,000 शेयर पे 4 कॉल किया, 12,000 और आ गया। तो नाउ सरप्लस इज 62,000। अब 62,000 को
डिवाइड बाय 5000 कर दो, 5000 शेयर में डिवाइड कर दो, तो 62,000 डिवाइड बाय 5000, तो ये हो गया कितना, 12.4 का रिफंड आ रहा है। कि आप 12.4 का क्या करो, रिफंड कर दो। आप 12.4 का क्या करो, रिफंड करो। अब मुझे बताओ कि मैं ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की बात करूं, तो अपन ने पहले क्या किया, हाँ रिफंड आ रहा है, रिफंड आ रहा है। दोनों कैटेगरी पे 12.4 का क्या हो रहा है, रिफंड आ रहा है। दोनों कैटेगरी पे रिफंड 12.4 आ रहा है। उससे पहले अपन ने सेकंड कैटेगरी पे कॉल किया था। कितना कॉल किया, 4 रुपीज़। रिफंड आ रहा है 12.4, तो मैंने बोला ठीक है, दोनों को 12.4 का रिफंड करना है। और कॉल कितना करना है, ए कैटेगरी पे तो कॉल नहीं करना है, पर बी पे कॉल कर रहे थे। तो आप, अगर मैं नेट ऑफ करूं, नेट इफेक्ट देखूं, तो ए कैटेगरी पे 12.4 का क्या आ रहा है, रिफंड आ रहा है। और बी कैटेगरी पे देखो, 4 रुपये आप ले रहे हो, बी कैटेगरी पे 4 रुपीज़ ले रहे हो, और फिर 12.4 का क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। बी कैटेगरी पे आप क्या कर रहे हो, बी कैटेगरी पे पहले 4 ले रहे हो, फिर 12.4 का रिफंड कर रहे हो। इसका मतलब मैं नेट ऑफ करूं तो 8.4 का क्या होगा, रिफंड आएगा, और पहले भी यही आ रहा था। समझ में आया। तो ये क्या बोलता है ये मेथड, कि पहले आप क्या करो, कॉल कर लो। तो दिस मेथड इज नोन एज नॉशनल कॉल। क्या बोलते हैं, नॉशनल। तो एक्चुअल में कॉल कर नहीं रहे हम लोग, एक्चुअल में कॉल नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर मैं कॉल कर लूं, हम लोग एक्चुअल में, वेट, हम लोग एक्चुअल में कोई कॉल कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग कॉल कर लें, 4 रुपये अगर हम लोग पहले इनसे मंगा लें, अगर हम लोग 4 रुपीज़ मंगा लेते हैं, सुन रहे हो, अगर हम लोग 4 रुपीज़ मंगा लेते हैं तो इतना सरप्लस हो जाएगा, और इतना सरप्लस हो जाएगा तो इतना रिफंड होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी पे तो 12.4 का रिफंड हो गया, और सेकंड कैटेगरी पे 12.4 का रिफंड करना है, और 4 रुपीज़ उनसे क्या करना है, कॉल करना है। तो जो ज़्यादा है वो करो, तो 8.4 का रिफंड कर दो। तो अब अमाउंट अवेलेबल जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पता है, 50,000 था ना। ए कैटेगरी में कितने शेयर तेरे, सोचो। ए कैटेगरी में 2000 शेयर्स थे, तो 2000 शेयर पे 12.4 रिफंड कर दो, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12.4 के हिसाब से 24,800 तो इनको दे दो। और बी कैटेगरी में 3000 शेयर पे 8.4 रिफंड करना है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8.4 करेंगे तो ये आ रहा है 25,200। और दोनों का अगर मैं सम करूं तो देख लो, 24,800 प्लस 25,200 करें तो 50,000 हो गया। मतलब लिक्विडेटर 50,000 में से क्या करेगा, 24,800 जो है वो ए कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और 25,200 बी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो मैंने, अपन क्या बात कर रहे हैं पता है, अपन लोग बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से कैसे कॉल या रिफंड करते हैं। तो ढंग से सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक ही कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है तो बहुत इजी है, सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी बच रहा है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पर शेयर कितना कॉल करना है या कितना रिफंड करना है। लफड़ा तब है या कॉम्प्लिकेशन तब आएगा, कॉम्प्लिकेसी तब आएगी जब एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो या तो फेस वैल्यू अलग अलग होने पे आते हैं, या तो फेस वैल्यू अलग अलग होने पे आते हैं, या पेड अप अमाउंट अलग अलग होने पे आते हैं। तो उस केस में कॉल या रिफंड कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा बेटर है कि जो कम पेड अप है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल कम पेड अप है, उस पर आप कॉल करके देखो। कॉल कर नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि अगर कॉल करें, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं नॉशनल कॉल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, नॉशनल कॉल मेथड बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर एक और ले लो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज साइड, और ये तुम्हारा एसेट साइड हमेशा की तरह। यहाँ लिखा हुआ है 6,000 इक्विटी शेयर
ऑफ ₹10 फुल्ली पेड और 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 4 पेड अप। तो ये तो हो गया तुम्हारा पेड अप अमाउंट 60,000 और ये 4 पेड अप के हिसाब से 16,000 है। ऐसा दो कैटेगरी होगी, ये फुल्ली पेड अप हो गए, ये पार्टली पेड अप है। अब अगर मैं बोलूं कि सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 20,000 है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद 20,000 बच रहा है। तो यहाँ 20,000 डिवाइड बाय 10,000 तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पेड अप है। तो आप बराबर करने की कोशिश करो, तो रिफंड करके बराबर करने के बजाय कॉल करके बराबर करने की करो। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये 10 पेड अप है, अब ये 4 पेड अप है। तो आप इस कैटेगरी से क्या करो, ₹6 कॉल करके देखो। तो कॉल करोगे तो सरप्लस बढ़ जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ नॉशनल कॉल ऑन बी कैटेगरी, नॉशनल कॉल ऑन बी कैटेगरी। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 10 का शेयर 4 पेड अप है। अब दूसरों के बराबर लाना है तो 6 कॉल करके देखो। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 24,000 लिक्विडेटर के पास और आ जाएंगे अगर कॉल किया तो। नाउ वी कैन से टोटल सरप्लस इज 44,000 फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। और नाउ वी कैन कैलकुलेट रिफंड पर शेयर। और अब मैं क्या करूंगा, 44,000 को 10,000 शेयर से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि अब सब बराबर है। तो रिफंड पर शेयर आ रहा है 4.4 का रिफंड आ रहा है। अब देखते हैं कि नेट ऑफ करना क्या है। नेट ऑफ क्या करना है, तो ए बी। तो अपन ने रिफंड कैलकुलेट किया था, तो दोनों पे 4.4 का रिफंड आ रहा है। उससे पहले मैंने कॉल किया था, तो रिवर्स चलो ना, रिफंड तो 4.4 का रिफंड है। उससे पहले कॉल फर्स्ट पे तो कुछ नहीं किया, पर सेकंड पे 6 कॉल किया था। अब जो ज़्यादा है वो करो, नेट जो भी है रिफंड या कॉल। तो इस पे 4.4 का रिफंड आएगा और इस पे जो समझदार है वो बताओ ये क्या है। ये है रिफंड और ये है कॉल। मतलब सेकंड कैटेगरी को लेना 6, सेकंड कैटेगरी से हमको कंपनी को लेना 6 और देना 4.4 है। तो मैं 6 माइनस 4.4 करूं तो 1.6 का यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी को रिफंड करेंगे और सेकंड से हम लोग 1.6 कॉल करेंगे। तो अब देखो, जब लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओगे ना, तो उसके पास बैलेंस अवेलेबल कितना था, सरप्लस अवेलेबल था 20,000 का। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद सरप्लस अवेलेबल था 20,000। तो अपन क्या बोल रहे हैं, कॉल फ्रॉम बी इक्विटी शेयर होल्डर, कॉल फ्रॉम बी इक्विटी शेयर होल्डर। कितने हैं बी इक्विटी शेयर होल्डर पता है तुमको, 4,000 शेयर्स हैं। तो 4,000 इंटू 1.6, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करोगे तो 6,400 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा रिफंड ए इक्विटी शेयर होल्डर। तो ए इक्विटी शेयर होल्डर 6,000 थे और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4.4 रिफंड है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4.4 तो 26,400 का क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। तो जिसकी अक्ल काम कर रही हो वो सोचो। लिक्विडेटर के पास ऑलरेडी 20 थे, सेकंड कैटेगरी पे उसने कॉल कर लिया। अब ये मत कहना इक्विटी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करे तो लीगली बाउंड है, उनको देना पड़ेगा। तो सेकंड कैटेगरी पे 6,400 कॉल कर दिया और फर्स्ट कैटेगरी को 26,400 रिफंड कर दिया।
दिस इज नोन एज नॉशनल कॉल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? नॉशनल कॉल मेथड बोलते हैं। नॉशनली कॉल करो, नाम से ही समझो ना, नॉशनल कॉल मतलब पहले कॉल करो फिर रिफंड करो। तो कॉल करने से क्या होगा, जो भी तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वलाइज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बैलेंस शीट में लाइव टी साइड है, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 fully paid up, 3000 equity share of 10 8 paid up, और 5000 equity share of ₹10 4 पेड अप। इधर अमाउंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में तुमको, जब तुमने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया तो अपने को पता चला कि सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 है, जिनमें कॉमन सेंस से सोचो, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराने के बाद मेरे पास 10,000 बचा हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा कैटेगरी है ना, फेस वैल्यू तो सेम है पर पेड अप अमाउंट क्या है, अलग अलग है। तो बराबर करो ना, कॉमन सेंस लगाओ यार। ये 10 पेड अप है, अब ये 8 पेड अप है तो इसको 10 पेड अप करो, ₹2 मंगा के देखो। ये 4 पेड अप है तो इसको भी 10 पेड अप करो। रिफंड वाला तरीका, पहले रिफंड वाला तरीका हर जगह लगा ही नहीं सकते ना। पैसा शॉर्ट होगा तो रिफंड ही नहीं कर पाओ, तो कॉल तो कर सकते हैं ना, शॉर्ट होगा तो भी कॉल कर सकते हो। तो पहले कॉल फिर रिफंड। सोचो नॉशनल कॉल मेथड का नाम क्या है, नॉशनल कॉल। तो पहले कॉल करेंगे फिर रिफंड करेंगे, पहले कॉल फिर रिफंड, पहले कॉल फिर रिफंड। अब इस केस में मैं अगर ये कैलकुलेट करूं तो मैं क्या बोलूँगा, सरप्लस अभी अवेलेबल 10,000 है, फिर प्लस क्या होगा, नॉशनल कॉल। क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि नॉशनल कॉल आने से मेरा सरप्लस बढ़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी पे तो कॉल करना ही नहीं है। अगर मैं सेकंड कैटेगरी पे 3000 शेयर्स पे 2 कॉल करूँगा तो 6000 और आएगा, और 5000 इक्विटी शेयर पे मैं 6 कॉल करूँगा तो 30,000 और आएगा, तब ये सब बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूँगा पता है, टोटल सरप्लस 16 19 19,004। अब ये सब बराबर हो गए तो 2 + 3 + 5, अब टोटल कितने हो गए, 10,000 इक्विवेलेंट शेयर हो गए फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। 16,000 19,000 आपके पास अवेलेबल है, 19,000 अवेलेबल है 10,000 इक्विटी शेयर पे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो रिफंड पर शेयर क्या बोलूँगा पता है, 19,000 डिवाइड बाय 10,000, 1.9 पर शेयर, 1.9 रुपीज़ पर शेयर का रिफंड आ रहा है। अब मेरे को नेट ऑफ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, ये 3 कैटेगरी बना दी। ए, बी और सी, ये मेरी 3 कैटेगरी हो गई। ठीक है बेटा, अब मैंने लिख दिया सबसे पहले रिफंड। तो रिफंड तो सबको 1.9 ही करना है ना, ये 1.9 का रिफंड हो गया। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं कॉल, जो पहले अपन ने की। फर्स्ट कैटेगरी पे कोई भी अमाउंट कॉल नहीं किया क्योंकि वो फुली पेड अप था। सेकंड कैटेगरी पे मैंने 2 रुपीज़ कॉल किया, और थर्ड कैटेगरी पे 6 कॉल किया। अब देखो, अगर मैं नेट ऑफ करूं तो रिफंड या नेगेटिव आएगा तो कॉल। तो फर्स्ट कैटेगरी को 1.9 रिफंड करना है, सेकंड कैटेगरी पे 0.10 पर शेयर कॉल करना है, और थर्ड कैटेगरी पे 6 - 1.9 4.1 कॉल करना है। तो 4.1 कॉल रिफंड ज़्यादा है तो रिफंड, कॉल ज़्यादा है तो कॉल। अब अगर मैं आपको शो करूं कि क्या होने वाला है, तो जो लिक्विडेटर का अकाउंट बनेगा, ठीक है, तो एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक को पेमेंट करने के बाद उसके पास यहाँ सरप्लस बचा हुआ है 10,000।
अब अपन ने क्या बोला, कॉल करो, तो 3000 शेयर्स पे आप कॉल कितना कर रहे हो, 0.10, तो ये मेरे हिसाब से 300। और आप थर्ड कैटेगरी जो 5000 है, 5000 पे 4.1 कॉल कर रहे हो, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.1 मतलब 20,500। और रिफंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रहा है फर्स्ट कैटेगरी को, तो 2000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 1.9। अरे गलत हो गया ना, ये 30,000 है। आधी गलतियां तो लिखने से ही हो जाती है। 30,000 सॉरी, तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, सॉरी यार 46,000। यहाँ पे आएगा 46,000 डिवाइड बाय 10,000, 4.6, तो ये 4.6 4.6 4.6। तो फर्स्ट कैटेगरी को तो 4.6 का क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। सेकंड पे 2.6 रिफंड हो रहा है, और थर्ड पे क्या हो रहा है, 1.4 कॉल हो रहा है। तो ये सीन चेंज हो जाएगा, है ना। तो कॉल किस पे हो रहा है, सी कैटेगरी पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो 5000 इक्विटी शेयर पे 1.4, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करोगे तो ये 7000 का उनसे कॉल हो गया। और अब अवेलेबल अमाउंट 17,000 है। अब रिफंड किसको इसको करना है, ए कैटेगरी में कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, और मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो 9200 आ रहा है। और बी कैटेगरी में कितने शेयर्स हैं, 3000, तो 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.6, तो ये 7800 रिफंड आ रहा है। मतलब लिक्विडेटर के पास 10 तो पहले ही थे, सी कैटेगरी के शेयर होल्डर से कॉल कर लिया 7000 का, 17,000 हो गए, और 17 में से 9200 ए को दे दिया, ए कैटेगरी को, और 7800 किसको दिया, बी कैटेगरी को दे दिया। तो ये बेसिकली क्या है, नॉशनल कॉल मेथड है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम लॉजिकल है। तो लफड़ा क्या है, अगर एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर की कैटेगरी, तो उनको इक्वल तो करना पड़ेगा ना। तो अगर पेड अप अमाउंट अलग अलग है तो आप कॉल कर लो उस केस में। समझ में आया। एक और लेते हैं, तो आप लोग पहले ना खुद से करना, फिर देखना। बैलेंस शीट, अरे बहुत इजी है यार। 1000 इक्विटी शेयर of rupees 100 each, 80 paid up, और 4000 equity share of rupees 100 each, 20 paid up। तो यहाँ पेड अप कैप ला देगी जो भी होगा, और डेफिशिएंसी लिख दी मैंने, डेफिशिएंसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 रुपये। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तक पेमेंट करने में 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, डेफिशिएंसी है, 10,000 रुपये की शॉर्टेज है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कॉल और रिफंड पर शेयर, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड पर शेयर। तो मैंने क्या किया, पहले डेफिशिएंसी लिख दी 10,000, शॉर्टेज है इसलिए नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। प्लस क्या कर रहा हूँ मैं,
नॉशनल कॉल। नॉशनल कॉल क्यों कर रहे हैं? ताकि बराबर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा पता है, इस कैटेगरी पे 20 कॉल करूँगा और इस पे 80 कॉल करूँगा। बहुत सारे तरीके हैं, आपकी इच्छा हो जैसे कर लो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पे कुछ भी कॉल नहीं करें और इस पे सिर्फ अपन 60 कॉल करें ताकि वो 80 के बराबर आ जाए। पर ठीक है, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो मैं इस पे नॉशनली 20 कॉल करूँगा और इस पे मैं नॉशनली क्या करूँगा, 80 कॉल करूँगा। तो नॉशनल कॉल ए कैटेगरी पे क्या लिखूँगा मैं, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20,000 रुपये आ जाएंगे। बी कैटेगरी पे मैं कॉल करूँगा 4000 इंटू 80, 4000 इंटू 80 कितना आ रहा है, 320 का पैसा इनसे आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो क्या सरप्लस बचेगा, तो 320 प्लस 20, 340 में से 10 आप डेफिशिएंसी पेमेंट कर दोगे तो मैं बोलूँगा 3,30,000 सरप्लस बचेगा फॉर 5,000 इक्विटी शेयर। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस केस में क्या, रिफंड पर शेयर। तो कैसे निकालूंगा रिफंड पर शेयर में, 3,30,000 सरप्लस है 5,000 शेयर्स पे, तो 3,30,000 डिवाइड बाय 5,000, 3,30,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आ रहा है 66 रुपीज़ का रिफंड आ रहा है। अब मैं कंपेयर करूंगा कि कितना रिफंड करना है और कितना कॉल करना है। कॉल एक्चुअल में नहीं करते ना, नॉशनली करके देखते हैं हम लोग कि भाई कितना कॉल करना है। तो ए बी सी कैटेगरी होगी, ठीक है बेटा। रिफंड की अगर बात करें तो 66, 66, 66 और माइनस अगर कॉल की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी पे तो कॉल किया ही नहीं, सेकंड पे तुमने 20 कॉल किया था और थर्ड पे तुमने 80 कॉल किया था। नेट ऑफ कर लो, नेट तो 66 रिफंड है, 46 रिफंड है इस पे, और इस पे 80 माइनस 66, 14 नेगेटिव है, मतलब क्या है, कॉल है। तो आपको क्या करना है, 3 कैटेगरी है क्या, कैटेगरी तो 2 ही है भाई, धन्य हो। वापस देखो भाई, 3 कहाँ से आ गई, अच्छा इसको भी ले लिया, एक ही कैटेगरी है, 2 ही है। चलो बेटा जी, ए बी रिफंड इक्वल करने के बाद सब पे 66 66 का रिफंड था, और उससे पहले कॉल फर्स्ट पे 20 किया और सेकंड पे 80 किया। तो नेट देख लो रिफंड या कॉल कितना आता है, तो 46 का रिफंड आ रहा है और 80 माइनस 66, 14 का कितना क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है। अब क्या सीन होगा बताओ, लिक्विडेटर्स का फाइनल अकाउंट बनाए तो यहाँ ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो भले ही आप क्रेडिट साइड में लिखो या इधर मैं लिख देता हूँ डेफिशिएंसी, 10,000 शॉर्ट है। अब तुमने कॉल किया, कौन सी कैटेगरी पे कॉल किया, बी कैटेगरी में 4,000 शेयर्स थे, उन पे 14 कॉल किया, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 56 आ गया। अब 56 में से 10,000 की डेफिशिएंसी पेमेंट हो जाएगी और रिफंड जो होगा ना वो ए कैटेगरी के 1000 शेयर्स पे 46 का रिफंड होगा। तो रिफंड कितना होगा, 46,000 का रिफंड होगा। तो 56 में से 10 तो डेफिशिएंसी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक पेमेंट नहीं हो रहा वो करो, फिर जिसको समझ में आ रहा है 46 जो है वो ए कैटेगरी को दे दो।
समझ में आया? हाँ, बोलो बेटा। कैसे भी कर सकते हैं, कुल मिला के इक्विवेलेंट करना है। हम्म। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पढ़ते समय आप देख लो कि एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, सुन रहे हो? अगर एक ही कैटेगरी का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो मुझे रिफंड या कॉल पर शेयर निकालना ही नहीं है, मतलब सीधा है। फिर तो सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। पर अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब या तो पेड अप अमाउंट अलग अलग है या फेस वैल्यू अलग अलग है, तो फिर मुझे नॉशनल कॉल मेथड फॉलो करना पड़ता है। एक और लेते हैं। पहले तुम लोग करना, ठीक है? फिर उसके बाद देखना। तो पहले आप लोग अटेम्प्ट करना बेटा, है ना? चलो, मज़ा आ रहा है? बैलेंस शीट में अपन लोग क्या करते हैं, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड, और 9000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। ठीक है, दो कैटेगरी हो गई। यहाँ जो भी पेड अप है वो आ जाएगा। और मैं यहाँ बोलता हूँ कि डेफिशिएंसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5000। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराने से पहले 5000 की ऑलरेडी क्या शॉर्टेज है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अपन लोग रिफंड या कॉल पर शेयर ले रहे हैं ना, तो अपन जैसे नॉशनल कॉल मेथड लेते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, आपकी इच्छा हो जैसे लो, आंसर सेम आना चाहिए। तो नॉशनल कॉल मेथड में मैं क्या बोलूँगा, नॉशनल कॉल देखो नाम से ही आ रहा है, तो पहले फर्स्ट कॉल करो फिर रिफंड करेंगे। तो डेफिशिएंसी देखो कितनी है, 5000 की डेफिशिएंसी है। अब मैं इसमें क्या करूं, कॉल करूं, तो मैं 9000 पे कॉल करूंगा, ₹2 के हिसाब से 18000, ये डेफिशिएंसी है। तो मैं अब बोल सकता हूं कि सरप्लस कितना हो गया, 5000 डेफिशिएंसी पेमेंट करने के बाद सरप्लस कितना हो गया, 13000 फॉर 10000 इक्विटी शेयर। ठीक है ना? अब अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें रिफंड पर शेयर, तो मैं क्या करूँगा, 13000 डिवाइड बाय 10000, तो ये आ रहा है 1.3 पर शेयर रिफंड आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा दो कॉलम बनाते हैं, दो कैटेगरी है ना, ए और बी। आपने रिफंड कैलकुलेट किया दोनों पे 1.3, उससे पहले तुमने कॉल किया फर्स्ट कैटेगरी पे निल और सेकंड पे तुमने कॉल किया ₹2। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पे तुमको रिफंड करना है और सेकंड पे 0.70 का तुमको क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉशनल कॉल मेथड। एक मेथड और है, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी नहीं बोलते हैं कि कौन से मेथड से करना है, पर एक मेथड और है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी मेथड।
मेरी बात को ढंग से सुनना। नॉशनल कॉल मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग कॉल करते हैं ताकि सबकी फेस वैल्यू बराबर हो जाए, फिर हम लोग क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। तो समझो एक तरीका और भी तो है, इक्वलेंट ही तो करना है। देखो ये 10 रुपीज़ का शेयर 10 पेड अप है और ये 10 रुपीज़ का शेयर 8 पेड अप है। होप कि आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट में हूँ। ये 10 रुपीज़ का शेयर 10 पेड अप है और ये 10 रुपीज़ का शेयर 8 पेड अप है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको 10 रुपये पहले दे दें, इसको 8 रुपये दे दें, तो ये सब ज़ीरो पेड अप हो जाएंगे। मतलब कुछ शेयर होल्डर ने 10 रुपये दिए और कुछ ने क्या क्या 8 रुपये दिए, तो अपन क्या बोल रहे हैं, भाई जिन्होंने 10 रुपये दिए एक बार तुम तुम्हारे 10 रुपये ले लो, जिन्होंने 8 दिए वो 8 ले लो, तो फिर सारे शेयर क्या हुए, ज़ीरो पेड अप हो गए। तो नॉशनल कॉल मेथड में क्या होता है, पहले कॉल करते हैं फिर रिफंड करते हैं। और डेफिशिएंसी मेथड में पहले हम लोग सारा पैसा रिफंड कर देते हैं, ज़ीरो पेड अप करते हैं, फिर जो ज़रूरत पड़ती है वो कॉल कर लेते हैं। तो अगर मैं डेफिशिएंसी मेथड में जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा कि हमारी डेफिशिएंसी कितनी है, 5000। ऑलरेडी शॉर्टेज है 5000, नॉशनल है, नॉशनल। तो इसमें नॉशनल कॉल की जगह नॉशनल रिफंड कर रहे हैं। तो लॉजिक क्या बोलता है कि आप फर्स्ट कैटेगरी के जो 1000 शेयर्स हैं उनको 10 रुपये वापस दे दो, 10,000 रिफंड कर दो। और जो सेकंड कैटेगरी के 9000 शेयर्स हैं उनको आप वापस 8 रुपीज़ क्या करो, वापस दे दो, ताकि सब ज़ीरो, फेस वैल्यू तो 10 है पर ज़ीरो पेड अप हो जाएंगे सब। तो 72,000 आप वापस दे दो। अब क्या होगा पता है, टोटल डेफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल कितनी शॉर्टेज है वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 87,000, ठीक है। 87,000 डेफिशिएंसी है ऑन 10,000 शेयर्स। तो अब क्या, डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए पहले तुमने रिफंड किया ना, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, पैसा कॉल करूँगा। तो कॉल पर शेयर, डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए तो कॉल ही करना पड़ेगा ना। तो आप क्या बोलोगे, 87,000 की डेफिशिएंसी है 10,000 शेयर्स पे, तो पर शेयर जो कॉल करना है, पर शेयर जो कॉल करना है वो 8.7 क्या करना है, कॉल करना है। अब यहाँ पे देखो ए और बी कैटेगरी, पहले रिफंड कितना किया था, ए कैटेगरी को 10 रिफंड किया था और बी कैटेगरी को 8 रिफंड किया था, और अब कॉल कितना कर रहे हो वापस, 8.7 और 8.7। तो वही सेम आंसर आएगा, ए कैटेगरी पे रिफंड ज़्यादा है 1.3 का और बी कैटेगरी पे 0.70 का क्या आएगा, कॉल आएगा। तो जो समझदार है सोचो, ऐसे कैलकुलेट, सॉरी, तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करो, आंसर सेम आता है। तो दिस इज बेसिकली नॉशनल कॉल मेथड और दिस इज बेसिकली व्हाट, डेफिशिएंसी मेथड। तो नॉशनल कॉल में पहले क्या होता है, नॉशनल कॉल में पहले कॉल होता है, फिर क्या होता है, रिफंड होता है। और डेफिशिएंसी मेथड में पहले मैं रिफंड कर देता हूँ और फिर उसके बाद में क्या करता हूँ, वापस कॉल करता हूँ, पर आंसर सेम आता है। एग्ज़ाम में कभी स्पेसिफाइड नहीं करते हैं कि कौन सा मेथड लेना है, पर ठीक है आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे नोट्स में क्वेश्चंस लिखा रखे हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो बात करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ही बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या बोला, एक और एग्जांपल लो डेफिशिएंसी का, तुम्हारे मन की बात तो मैं समझ जाता हूँ। चलो नोट्स में है वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये बैलेंस शीट में 3,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 पेड अप, फुली पेड अप है, और 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप। यहाँ जो भी आएगा वो आ जाएगा। और हमारे पास
सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच रहा है 10,000 का, मतलब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 10,000 रुपये बचा हुआ है। ये अपना सिचुएशन है, कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर मैं नॉशनल कॉल मेथड लूँ, नॉशनल कॉल मेथड, तो पहले कॉल करो, सरप्लस 10 है ऑलरेडी, पॉजिटिव लिखेंगे। एक्चुअल में कॉल कर नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कि भी कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो मैं 2000 शेयर्स पे कॉल कर सकता हूँ 30 रुपीज़ बराबर लाने के लिए, तो 60,000 हो गया। नाउ वी विल राइट टोटल सरप्लस 70,000 ऑन 5,000 शेयर्स, ऑन 5,000 शेयर्स। तो अब अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ रिफंड पर शेयर, तो मैं लिखूँगा 70,000 डिवाइड बाय 5,000 शेयर, तो 70,000 आपके पास अवेलेबल हैं, डिवाइड बाय 5,000 करूँगा तो 14 रुपीज़ का क्या आ रहा है, रिफंड आ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे अपन लोग लेते हैं ऐसा लें ए और बी कैटेगरी, तो रिफंड कितना करना है वो देख लो, दोनों पे 14 और माइनस उससे पहले कॉल। फर्स्ट कैटेगरी फुली पेड अप था तो कॉल किया नहीं, सेकंड कैटेगरी पे कॉल किया था कितना 30, तो देख लो नेट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इस पे 14 का रिफंड आ रहा है और इस पे नेट ऑफ करे तो 16 का कॉल आ रहा है। तो बी कैटेगरी से 16 रुपये पर शेयर कॉल करना है और ए कैटेगरी पे 14 रुपये पर शेयर का रिफंड करना है। ये जो मेथड मैंने लिया, ये कौन सा मेथड था, नॉशनल कॉल। अब डेफिशिएंसी मेथड लेते हैं। डेफिशिएंसी मेथड भी उल्टा बोलता है, वो बोलता है कि यार इन्होंने 100 रुपये पे कर रखे हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है, तो ऐसा ना, इन्होंने 100 रुपये ले, तुम तुम्हारे 100 पकड़ो, तुम तुम्हारे 70 पकड़ो। अब जितना कंपनी को कॉल होगा तो कंपनी वापस कॉल कर लेगी, क्योंकि 100 रुपये का शेयर ज़ीरो पेड अप हो गया। तो डेफिशिएंसी में पहले क्या होता है, डेफिशिएंसी में पहले रिफंड कर देते हैं सारी कैपिटल और फिर जो ज़रूरत पड़ती है वो कॉल कर लेते हैं। तो नॉशनल कॉल में कॉल रिफंड, डेफिशिएंसी में पहले रिफंड कर देते हैं पूरा, फिर वापस कॉल कर लेते हैं। तो आपकी सिचुएशन क्या है देखो, सरप्लस कितना है तुम्हारे पास 10,000 माइनस रिफंड, तो आप 3,000 शेयर्स पे 100 रुपये रिफंड करोगे तो 3 लाख रुपीज़ आपको रिफंड करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी में 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 पे 70 वापस रिफंड करोगे, 140 का रिफंड करना पड़ेगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ डेफिशिएंसी फाइनल कितनी आएगी, तो 4,40,000 का रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को और अवेलेबल 10 है, तो इसका मतलब 430 का तुम्हारा डेफिशिएंसी आएगा ऑन कितने शेयर है, 5,000 शेयर। तो 4,30,000 की डेफिशिएंसी है तो कॉल ही करोगे ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉल पर शेयर। तो 4,30,000 रुपये कंपनी को चाहिए 5,000 शेयर होल्डर्स से, तो पर शेयर कितना आ रहा है 86 का कॉल आ रहा है, पर शेयर 86 का क्या होगा, कॉल होगा। अब यहाँ पे देखो इस केस में ए और बी, रिफंड पहले किया, कॉल बाद में किया, तो इस पे 100 का रिफंड किया, इस पे 70 का रिफंड किया और कॉल इससे 86 और इससे भी 86, तो इस पे 14 का रिफंड ज़्यादा है और इस पे 16 का क्या है, कॉल। तो आंसर सेम आता है, देखो ये वाला आंसर और ये वाला। तो
देख लो सोच के, नॉर्मली आप समझ सकते हो कि नॉशनल कॉल मेथड में क्या होता है। नॉशनल कॉल मेथड में क्या होता है, पहले कॉल करते हैं फिर रिफंड करते हैं, और डेफिशिएंसी मेथड में पहले पूरी पेड अप कैपिटल रिफंड करके ज़ीरो पेड अप कर देते हैं, फिर जो ज़रूरत होती है वो वापस कॉल कर लेते हैं। तो नोट्स में क्वेश्चन है बहुत सारे, कर सकते हो। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है ना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, क्योंकि अभी तक मैंने पेड अप अमाउंट अलग अलग लिया, अब मैं फेस वैल्यू अलग ले रहा हूँ। तो ये जैसे आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें क्या है, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, 90 पेड अप, और 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 7 पेड अप, यहाँ जो भी होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये 100 रुपये का शेयर है और ये क्या है, 10 का है। तो फेस वैल्यू अलग अलग होने से भी कैटेगरीज क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरी होगी, और मैं अगर लिख दूँ कि आपके पास सरप्लस अवेलेबल है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 10,000। अब इसको अगर मैं अटेम्प्ट करूँ, मेथड में जनरली नॉशनल कॉल ही लूँगा, नॉशनल कॉल मेथड लेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो सरप्लस कितना है, 10,000, प्लस क्या करते हैं, नॉशनल कॉल, तो नॉशनल कॉल अगर करेंगे तो 2000 शेयर्स पे फर्स्ट कैटेगरी पे तो हो जाएगा 10 रुपये के हिसाब से 20,000। सेकेंड कैटेगरी है 30,000 शेयर्स, उस पे हो जाएगा 3 रुपीज़ का 90,000। तो 10, 20, 30, 120, टोटल सरप्लस हो गया 1,20,000, है ना। अब मैं प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1,20,000 फॉर 32,000 शेयर, क्योंकि ये जो 2,000 है ना, ये 100 रुपये वाले शेयर है, और ये जो 30,000 है वो 10 रुपये वाले शेयर है। तो डिवाइड करने के लिए शेयर्स को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट करने का तरीका क्या है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 100 के इक्विवेलेंट करूँगा तो मैं फॉर 2,000 शेयर प्लस 30,000 शेयर जो है वो 10 रुपये का एक है, तो टोटल पेड अप कितना हो गया, 30,000 शेयर जो 10 रुपीज़ एक का है, तो 30,000 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 3 लाख। अब 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल को 100 रुपये वाले शेयर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 में, क्योंकि बेटा ये 2,000 शेयर्स जो है ना वो 100 रुपये वाले हैं, तो बाकी को भी इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो ये 30,000 शेयर 10 रुपये है, तो 30,000 इंटू 10 करो तो पेड अप तो 3 लाख है ना। तो 3 लाख पेड अप को अगर 100 रुपये पेड अप में कन्वर्ट करें तो 3,000 आता है, तो ये इक्विवेलेंट टू 3,000 शेयर्स हो गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा, रिफंड पर 100 रुपये शेयर, क्योंकि अब मेरे सारे शेयर जो है वो 100 रुपये वाले हो गए, तो मैं लिख रहा हूँ रिफंड पर 100 रुपये शेयर। तो रिफंड पर 100 रुपीज़ वाले शेयर पे रिफंड आ रहा है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच है ये सब, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो 24 रुपये आएगा। मतलब जो शेयर 100 रुपये का है ना उस पे 24 रिफंड है। और अब मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूँगा पता है, रिफंड पर
₹10 शेयर, रिफंड पर 10 रुपीज शेयर, 10 रुपए वाले शेयर पे कितना रिफंड आएगा? तो जब 24 रुपए 100 पे रिफंड है तो 10 पे रिफंड कितना होगा? 2.4। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगर अपन यहां पे साइड में कैलकुलेट करें तो दो कैटेगरी होगी रिफंड। फर्स्ट कैटेगरी पे रिफंड है 24, सेकंड पे 2.4। और मैं कॉल करूं तो फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट पे कितना कॉल किया है? 10 रुपीज। और सेकंड पे तुमने कॉल किया 3, जिसको दिख रहा है देखो बच्चों। तो मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट कैटेगरी पे 14 रिफंड आएगा और सेकंड कैटेगरी पे 0.6 पर शेयर कॉल आएगा। इसको 10 रुपए वाले शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अभी 10 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट करता तो क्या होता? सारे शेयर्स को 10 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट करता तो क्या होता? मैं क्या लिखता पता है? 2000 शेयर्स 100 रुपए वाले हैं तो 2 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल होगी। और 10 रुपए वाले कितने शेयर्स होंगे? 2000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, मतलब टोटल पेड अप कितना? 2 लाख है। 2 लाख रुपए पेड अप है। अब 10 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 हो गए ना, और प्लस 30,000 शेयर्स तो ऑलरेडी 10 के ही थे तुम्हारे। तो अब क्या हुआ पता है? 50,000 शेयर 10 रुपए वाले हो गए। तो अब क्या आएगा पता है? रिफंड पर 10 रुपीज शेयर। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 50,000 इक्विटी शेयर। तो ये यहाँ सीधा कितना आएगा? 2.4। और अब मैं क्या निकालूंगा? 10 रुपए के शेयर पे तो आ गया 2.4 रिफंड करना है, और एक शेयर 100 रुपए वाला, तो रिफंड पर 100 रुपए शेयर निकालूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा पता है? ₹2.40। जब 10 रुपए पे रिफंड है तो 100 पे कितना रिफंड आएगा? तो ये कितना आएगा? 24 आएगा। तो या तो सारे शेयर्स को 10 के शेयर्स में बहुत इजी है बेटा। कैसे कन्वर्ट किया मैंने? 2 लाख शेयर्स इंटू 100, 2 लाख की पेड अप कैपिटल है। एक शेयर 10 का है तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 कर दो। और अगर आपको 100 में कन्वर्ट करना है तो 30,000 शेयर होल्डर्स ने 10 रुपए का पेमेंट किया तो 3 लाख पेमेंट किया। और मैं कह रहा हूं कि ये माना जाए कि उन्होंने 100 पेमेंट किया तो 3 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो तो 3,000 शेयर्स आ जाएंगे। समझ में आया? तो आप चाहो तो सबको 100 में कन्वर्ट कर दो। अब सबको 100 में कन्वर्ट करोगे तो रिफंड जो है वो 100 रुपए पर शेयर आएगा। और आप चाहो तो सबको 10 में कन्वर्ट कर लो तो रिफंड 10 रुपीज पर शेयर आएगा। पर जितनी भी पेड अप कैपिटल है उन सब पे अलग अलग रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का, लास्ट, ये समझ में आ जाएगा आपको। और आप नोट्स में क्वेश्चन है उनको खुद से ट्राई करना। अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 80 पेड अप। फिर मैंने बोला 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 पेड अप। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50, 45 पेड अप। और फिर मैंने बोला 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 6 पेड अप। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया ना, फिर से देखना, अगर नहीं आवे तो आ जाएगा। वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तो अमाउंट आ जाएगा, इससे कोई मतलब भी नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 20,000, डेफिशिएंसी होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10,000। अब मैं यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा हूँ? वही नॉशनल कॉल मेथड। ठीक है, तो मैंने सरप्लस लिख दिया 20,000 प्लस नॉशनल कॉल।
तो नॉशनल कॉल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1000 शेयर्स पे 20,000। सेकेंड 4000 शेयर्स पे 5, 20,000। थर्ड 20,000 शेयर्स पे बताओ 4, 80,000। टोटल सरप्लस तो 20 पहले ही था, देखना सही है क्या। 1000 इंटू 20, 20,000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5, 20, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। ठीक है, तो 20, 20, 40, 140। अब शेयर्स को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना, तो 1,40,000 टोटल सरप्लस 144। अब देखो, अगर मैं सबको 100 रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं 1000 शेयर तो एज इट इज़ लिख सकता हूँ क्योंकि वो 100 रुपए वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो 4,000 शेयर इंटू 50, तो 4,000 शेयर होल्डर्स ने 50 रुपए के हिसाब से 2 लाख पे किया। और अब मैं ये मानूं कि ये 100 पेड अप है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2,000। ये 2,000 शेयर 100 में कन्वर्ट हो गए। और फिर तुम्हारा देखो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो कितने शेयर हो गए, 2,000 शेयर ये हो गए। और यू नहीं आए तो आप टोटल पेड अप कैपिटल करके डिवाइड बाय 100 कर दो, तो भी नंबर ऑफ शेयर, मर्जी है जैसे करो, पर नंबर ऑफ शेयर्स को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बेस ले रखा है 100 रुपये वाले को, तो ये ऑलरेडी 100 पे थे, इनको और इसको मैंने 100 पे कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, रिफंड पर 100 रुपये शेयर, 100 रुपये वाले शेयर पे कितना रिफंड है, तो मैं क्या बोलूँगा 1,40,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो 28 रुपये का रिफंड आ रहा है, पर तब जब 100 रुपये का शेयर हो। तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग निकाल सकता हूँ, रिफंड पर 50 रुपी शेयर, रिफंड पर 50 रुपी शेयर निकालोगे तो मैं क्या बोलूँगा, 28 रुपये का रिफंड है 100 रुपये वाले शेयर पे, तो 50 वाले पे 14 का रिफंड आएगा। और रिफंड पर 10 रुपये वाला शेयर, तो रिफंड पर 10 रुपीज़ वाले शेयर की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 28 रिफंड हो रहा है 100 पे, तो 10 वाले पे 2.8 रिफंड होगा। या ऐसा भी कर सकते हो 14 डिवाइड बाय 50 इंटू 10। ठीक है, बस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में 3 कैटेगरी होगी आपकी। तो 100 रुपये वाला हो गया, एक 50 रुपये वाला हो गया, एक 10 रुपये वाला हो गया। तो रिफंड अगर मैं देखूं तो मैंने नीचे कैलकुलेट किया है 28, 14 और 2.8 प्रोपोर्शनलिटी होगा ना। और कॉल आपने कर रखा है 20, 5 और 4, तो इसका मतलब फर्स्ट पे 8 रुपये का रिफंड होगा, सेकंड पे 9 रुपीज़ का रिफंड होगा, और थर्ड पे कॉल होगा कितना 1.2, 4 माइनस 2.8, 1.2 का कॉल होगा। कोई कहे नहीं हमको तो शेयर्स को 50 में रखना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जो उनका पेड अप है उसको 50 से डिवाइड कर दो, तो सारे शेयर 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सारे शेयर 50 में कन्वर्ट होंगे तो रिफंड भी पर शेयर 50 निकलेगा। आया समझ में। अब कोई कहे कि हमको 10 में लेना है, सारे शेयर्स को 10 रुपये में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, तो जो 10 वाले उनको नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे बताओ। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कॉल करने के बाद तो 100 पेड अप हो गए ना,
डिवाइड बाय 10 में कन्वर्ट करूं तो ये 10,000 शेयर्स हो गए। सेकेंड कैटेगरी में क्या होगा पता है, 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 10, तो एक शेयर 5 में कन्वर्ट हो गया, तो कितने शेयर्स हो गए, 20,000 शेयर्स हो गए। और थर्ड तो ऑलरेडी 20,000 शेयर्स ही हैं, तो अब ये 10, 20, 30 और 20, 50,000 शेयर्स हो गए। तो अब मैं यहाँ क्या निकालूंगा पता है, रिफंड पर 10 रुपीज़ शेयर, और यहाँ पे क्या होगा पता है, 50,000 शेयर से डिवाइड होगा, तो ये यहाँ पे 2.8 आएगा। अब जब 10 रुपये वाले शेयर पे 2.8 है तो 50 पे कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, 2.8 अगर 10 पे रिफंड है तो 50 पे कितना आएगा, 14, और फिर यहाँ पे मैं 100 पे निकालूंगा, तो 2.8 अगर 10 पे रिफंड है तो 100 पे रिफंड आएगा कितना, 28। बात तो एक ही है, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा हो जैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर फेस वैल्यू अनइक्वल हुई ना, फेस वैल्यू अनइक्वल हुई तो इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, आपकी इच्छा हो जैसे कैलकुलेट करो। और इक्वलेंट निकालने के लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप कर दो और डिवाइड कर दो उस पेड अप से जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, अपन डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहले अपन ने डिस्कस किया फॉर्मेट, चलो बताओ फॉर्मेट सोचो फटाफट से। तो फॉर्मेट में मैंने बोला रिसीट्स एंड पेमेंट जैसा है, रिसीट साइड में क्या होता है, कैश बैंक से चालू होता है, फिर रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वो गिवन होगी क्वेश्चन में, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसमें से पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस करना पड़ेगा, सरप्लस बचा तो आउटर कॉलम में सोचो, और डेफिशिएंसी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होगा, और फिर वही शेयर होल्डर से अभी कॉल किया तो कॉल करोगे तो भी वो रिसीट साइड में आएगा। पेमेंट साइड में लीगल ऑर्डर है, तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंस, फिर लिक्विडेटर रेमुनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मतलब डिबेंचर होल्डर्स और उनका इंटरेस्ट, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर जो बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट था। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बात किया कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन का कैलकुलेशन सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। तो एक तो होता है क्या है, फिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज बाय लिक्विडेटर, तो उस केस में रेमुनरेशन निकालना है तो क्या करोगे, जितना भी एसेट्स लिक्विडेटर ने सेल आउट किया उसका सम करके इनटू रेट लगा दो। सम करते समय ध्यान रखना, ढंग से सुनो, सम करते समय ध्यान रखना कैश बैंक को जनरली इंक्लूड नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस को सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल किया तो सम में सिर्फ सरप्लस आएगा अगर होगा तो सम करते समय, और अगर क्रेडिट जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसको अगर लिक्विडेटर ने सेल किया तो टोटल अमाउंट कंसीडर होगा। उसके बाद है थर्ड था परसेंटेज ऑफ सम अमाउंट पेड टू, सोचो क्लोज योर आइज एंड जस्ट सोचो क्या बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड था सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसमें दो कंडीशन है, अगर अमाउंट सफिशिएंट हो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट, और अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं हो तो सोचो सरप्लस बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट करना पड़ेगा। और इसमें भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को अनसिक्योर्ड मानते हैं, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पेमेंट पे भी रेमुनरेशन देना पड़ता है। फिर होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर अगर लोगे तो क्या रहेगा उस केस में, फॉर्मूला सोचो, सरप्लस अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट। और अगर क्वेश्चन बोलता है रेमुनरेशन इज
सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर ऐसा है तो फिर क्या करते हैं, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट करना पड़ेगा। समझ में आया? ये था लिक्विडेटर का रेमुनरेशन का कैलकुलेशन। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने रूल पढ़ा था आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट में क्या हो गया, एक तो होता है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, और एक होता है डिले इंटरेस्ट। तो क्या बोला, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो तो कंपनी इंसॉल्वेंट है तो भी देना पड़ेगा अगर डिबेंचर होल्डर्स तक पैसा अवेलेबल है तो। और डिले इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी तभी कर सकती है जब कंपनी सॉल्वेंट हो। तो अगर कंपनी सॉल्वेंट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक सारा पेमेंट हो रहा है, तो आप डिले इंटरेस्ट का क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको समझाया, सोचो सोचो सोचो, क्या समझाया, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो खोपड़े में टेबल खोल के देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड के दो पार्ट किए थे। अगर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है पर पेमेंट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में दिखेगा लाइबिलिटीज साइड में, तो वो तो देना ही पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ में। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स है, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज। तो उसका पेमेंट कैसे होगा वो डिपेंड करता है आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन है। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस कैपिटल और डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है, तो सीक्वेंस क्या आता है, सीक्वेंस आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है इन एरियर से वो दो, फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कैपिटल को कैपिटल पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस कैपिटल है प्रेफरेंस ओवर इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है प्रेफरेंस ओवर इक्विटी डिविडेंड, तो फिर सीक्वेंस में पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट जाता है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट जाता है, फिर बचता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होता है, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर में बचा हुआ अमाउंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अप्रोच ले सकते हैं, वी कैन एज्यूम कि प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट हो जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा। और लास्ट मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल और रिफंड पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना कॉल या रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है, ढंग से सुनना, बैलेंस शीट में अगर एक ही कैटेगरी की इक्विटी शेयर कैपिटल है तो भगवान को थैंक यू बोलना, क्योंकि वहाँ कॉल एंड रिफंड पर शेयर कैलकुलेट नहीं होगा। सीधा सिस्टम है, सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा रिफंड या कॉल आ जाएगा। और कॉल तभी कर सकते हो जब शेयर पार्टली पेड अप हो। और एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल हुए, मतलब या तो पेड अप वैल्यू अलग अलग है या फेस वैल्यू अलग अलग है, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, नॉशनल कॉल मेथड या डेफिशिएंसी मेथड लेना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वी कैन फॉलो नॉशनल कॉल मेथड। तो नॉशनल कॉल मेथड में पहले हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट पैसा मंगा लेते हैं, जो भी पार्टली पेड अप है उनसे फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लेते हैं। फिर उसको नॉशनली कॉल करने के बाद जो टोटल सरप्लस आता है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लेते हैं कि पर शेयर कितना रिफंड आ रहा है, और फिर उसमें से कॉल माइनस करके नेट ऑफ करके देख लेते हैं कि किससे कॉल या किससे रिफंड होगा। सरप्लस है तो पॉजिटिव से चालू करना, और डेफिशिएंसी है तो नेगेटिव से चालू करना है। ठीक है, तो जितना भी समझाया ये टिप्स पे होना चाहिए, प्रैक्टिकली और समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कैमरे का प्रॉब्लम था तो आधे में मैं गायब हो गया, पर ठीक है, आप मुझे विजुलाइज कर सकते हैं और होप कि आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।